अध्याय 2। एक शर्मनाक प्रदर्शन। कांग्रेस ने अपनी योजना छोड़ दी। यह अध्याय उस शो की बात करता है जो कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए एक पहल के रूप में दिखाया, पर यथार्थ में इसे औपचारिकता में ही छोड़ दिया। आइए इसकी विस्तृत रूपरेखा देखें। भाग 1, ऐतिहासिक रूपरेखा। जय भीम साथियों। अध्याय 1 में हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस ने अचानक अस्पृश्यों के मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया, लेकिन उसका मकसद और तरीका सवालों के घेरे में था। अब अध्याय 2 में हम उस समय की एक और अहम घटना की चर्चा करेंगे, एक ऐसी घटना जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने शर्मनाक प्रदर्शन कहा। पूना पैक्ट के बाद की उम्मीदें। 1932 का पूना पैक्ट, जो गांधी जी और आम्बेडकर के बीच समझौते के रूप में हुआ था, कई लोगों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। बहुत से अस्पृश्य मानते थे कि अब कांग्रेस उनके अधिकारों के लिए ठोस कदम उठाएगी। कांग्रेस ने भी कुछ बैठकों और प्रस्तावों में अस्पृश्य कल्याण की बातें कीं। ऐसा लगने लगा था मानो अब राजनीति में अस्पृश्यों को सही मायनों में प्रतिनिधित्व मिलेगा। राजनीतिक मंच पर घोषणाएं। कांग्रेस के मंच से कुछ बड़े नेताओं ने घोषणा की, हम अस्पृश्य भाइयों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाएंगे। हम उनके लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सुधार लाएंगे। लेकिन यह घोषणाएं ज्यादातर सभा में तालियां बजवाने के लिए थीं, न कि धरातल पर उतरने के लिए। डॉक्टर आम्बेडकर की नज़र। आम्बेडकर इन घोषणाओं को ध्यान से देख रहे थे। वे जानते थे कि कांग्रेस के पास अस्पृश्यों के लिए कोई ठोस, स्पष्ट और समयबद्ध योजना नहीं है। उनके शब्दों में, कांग्रेस का यह रवैया एक शर्मीला प्रदर्शन था। ऐसा प्रदर्शन जो जनता के सामने अच्छा दिखने के लिए किया जाए, लेकिन जिसके पीछे सच्ची नीयत न हो। सामाजिक पृष्ठभूमि। उस दौर में अस्पृश्य समाज गांवों में अब भी मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकता था, ऊंची जातियों के कुओं से पानी नहीं भर सकता था और स्कूलों में भेदभाव का सामना करता था। राजनीति में उनके नाम का उपयोग तो होता था, लेकिन उनकी समस्याओं पर असली काम करने से नेता बचते थे। ऐसे में पूना पैक्ट के बाद कांग्रेस की यह औपचारिक योजना आम्बेडकर के लिए बेहद निराशाजनक साबित हुई। साथियों, अब अगले हिस्से में हम देखेंगे भाग 2, कांग्रेस की योजना क्या थी, जिसमें विस्तार से बताया जाएगा कि यह योजना कागज पर कैसी थी और जमीन पर क्या हालत हुई। भाग 2, कांग्रेस की योजना क्या थी। जय भीम साथियों। पूना पैक्ट के बाद कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए एक योजना का ऐलान किया। कागज पर यह योजना सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन हकीकत में यह उतनी ही खोखली थी जितनी पानी के बिना नाव। योजना के मुख्य बिंदु। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कुछ बातें दर्ज कीं। एक, शिक्षा का प्रसार, अस्पृश्य बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अवसर बढ़ाना। 2, नौकरी में अवसर, सरकारी दफ्तरों और सेवाओं में अस्पृश्यों को शामिल करने की कोशिश। 3, सामाजिक सुधार, मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों और पानी के स्रोतों पर बराबरी का अधिकार। 4, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विधानसभाओं में अस्पृश्यों के लिए सीमित सीटें आरक्षित करना। पहली नज़र में यह सब प्रगतिशील लगता है, लेकिन इन बिंदुओं के साथ कोई ठोस कार्ययोजना, बजट, समय सीमा या निगरानी व्यवस्था नहीं थी। कागज बनाम जमीन। शिक्षा। कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए नए स्कूल खोलने का कोई ठोस कार्यक्रम नहीं चलाया। जहां स्कूल थे, वहां भी भेदभाव जारी रहा। नौकरी। अस्पृश्यों को सरकारी सेवाओं में लेने की कोई बाध्यकारी नीति नहीं बनी। सामाजिक सुधार, मंदिर प्रवेश जैसे मुद्दे पर कांग्रेस ने सिर्फ बयान दिए, लेकिन किसी राज्य में कानून नहीं बनवाया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट में तय सीटों से आगे कांग्रेस ने कुछ नहीं जोड़ा। आम्बेडकर की आलोचना। आम्बेडकर ने कहा, कांग्रेस की योजना सिर्फ दिखावे की है। यह ऐसे है जैसे किसी भूखे आदमी को भोजन का वादा करना, लेकिन उसके सामने सिर्फ खाली थाली रखना। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अस्पृश्यों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही, बल्कि इसे अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। श्रोता के लिए सोचने का प्रश्न। साथियों, आप खुद सोचिए, अगर किसी योजना में न समय सीमा हो, न संसाधन, न जिम्मेदारी तय करने का तरीका, तो वह योजना वास्तव में कितनी उपयोगी होगी। आम्बेडकर ने यही कहा कि यह महज एक शर्मीला प्रदर्शन,
है, जो कुछ समय बाद अपने आप भुला दिया जाएगा। अब अगले हिस्से भाग 3, शर्मीला प्रदर्शन क्यों, में हम जानेंगे कि आम्बेडकर ने इस योजना को इतना हल्का और शर्मनाक क्यों कहा और कांग्रेस के नेताओं का रवैया कैसा था। भाग 3, शर्मीला प्रदर्शन क्यों। जय भीम साथियों। कांग्रेस की योजना का ऐलान हुआ और अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छप गए। कांग्रेस ने अस्पृश्यों के उत्थान के लिए कदम उठाया। सभा में तालियां बजीं, कुछ नेताओं ने मंच से आशीर्वाद जैसे भाषण दिए। लेकिन सवाल यह है, डॉक्टर आम्बेडकर ने इसे शर्मीला प्रदर्शन क्यों कहा। राजनीति में दिखावे का खेल। उस समय भारत की राजनीति 2 मोर्चों पर चल रही थी। एक, ब्रिटिश हुकूमत से आजादी का आंदोलन। 2, सामाजिक असमानता का सवाल। कांग्रेस आजादी के आंदोलन की अगुवाई कर रही थी, लेकिन सामाजिक समानता के मुद्दे को वो हमेशा दूसरे नंबर पर रखती थी। अस्पृश्यों के मामले में कांग्रेस का रुख ऐसा था, हाँ, हम आपके लिए भी कुछ करेंगे, लेकिन पहले राष्ट्रीय आंदोलन पर ध्यान दें। पूना पैक्ट के बाद की राजनीति। पूना पैक्ट ने अस्पृश्यों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट, की संभावना खत्म कर दी थी। अब अस्पृश्यों के प्रतिनिधि भी सामान्य हिंदू निर्वाचन से चुने जाने थे, जहां ऊंची जातियों का प्रभाव भारी था। कांग्रेस ने इस बदलाव को एक जीत की तरह पेश किया, लेकिन आम्बेडकर जानते थे कि इसका मतलब है अस्पृश्य नेताओं को चुनाव में जीतने के लिए ऊंची जातियों की मर्जी पर निर्भर रहना पड़ेगा। योजना की खोखली हकीकत। आम्बेडकर ने योजना को गौर से देखा। इसमें किसी भी बदलाव को लागू करने की समय सीमा नहीं थी। कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था, यानी पैसा कहां से आएगा यह साफ नहीं था। जिम्मेदार अधिकारियों या विभाग का नाम तक नहीं था जो इन सुधारों की निगरानी करे। आम्बेडकर के अनुसार यह ऐसे था जैसे किसी उत्सव में सिर्फ रंग-बिरंगे पोस्टर लगा देना, लेकिन असल मंच पर कुछ न करना। सभा का माहौल बनाम गांव की सच्चाई। सभा में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता तालियां बजाते, नेताओं की तारीफ करते, लेकिन उसी समय गांव में अस्पृश्य बच्चे स्कूल के बरामदे में बैठने को मजबूर थे। मंदिरों के बाहर उनके लिए अब भी दरवाजे बंद थे। कुएं के पास जाते ही उन्हें गालियां सुननी पड़ती थीं। कांग्रेस की योजना ने इन बुनियादी मुद्दों को छूने की कोशिश तक नहीं की। गांधी और कांग्रेस का रवैया। गांधी जी व्यक्तिगत रूप से अस्पृश्यों के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन उनका ध्यान सामाजिक क्रांति से ज्यादा जाति सुधार और स्पर्श मुक्ति पर था। उनका मानना था कि जाति प्रथा को खत्म करने के बजाय उसे शुद्ध करके अस्पृश्यों को उसका हिस्सा बना दिया जाए। कांग्रेस भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ी, यानी मौजूदा ढांचे को बनाए रखते हुए थोड़ी नरमी दिखाना। आम्बेडकर के लिए यह अस्वीकार्य था, क्योंकि वे जानते थे कि ढांचे में थोड़ी मरम्मत से कोई क्रांति नहीं आती। आम्बेडकर का कड़ा बयान। डॉक्टर आम्बेडकर ने खुले शब्दों में कहा, यह योजना महज एक ढोंग है जो कांग्रेस को नैतिक बहादुरी का तमगा देने के लिए बनाई गई है। अस्पृश्य समाज के लिए यह उतनी ही बेकार है जितना पानी के बिना कुआं। साथियों, अब अगले हिस्से भाग 4 आलोचना और तथ्यात्मक उदाहरण में हम देखेंगे कि आम्बेडकर ने किन ठोस घटनाओं और सबूतों के आधार पर कांग्रेस की इस योजना को असफल और शर्मनाक बताया। यह हिस्सा आपको उस दौर की सच्चाई की गहराई तक ले जाएगा। भाग 4 आलोचना और तथ्यात्मक उदाहरण। जय भीम साथियों। डॉ. आम्बेडकर की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे सिर्फ आरोप नहीं लगाते थे, बल्कि हर बात के पीछे ठोस सबूत और तथ्य रखते थे। जब उन्होंने कांग्रेस की योजना को शर्मीला प्रदर्शन कहा, तो यह महज भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक दस्तावेजी और वास्तविक अनुभवों पर आधारित आलोचना थी। उदाहरण 1, शिक्षा का वादा और हकीकत। कांग्रेस ने कहा था कि वह अस्पृश्यों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगी, लेकिन आम्बेडकर ने देखा कि कहीं भी नए स्कूल नहीं खोले गए। मौजूदा स्कूलों में अस्पृश्य बच्चों के लिए अलग बैठने की मजबूरी बरकरार थी। कई जगह शिक्षक अस्पृश्य बच्चों को छूने से भी बचते थे। उन्होंने कहा, जब तक आप स्कूलों का माहौल नहीं बदलेंगे, केवल दाखिले की गिनती बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। उदाहरण 2, नौकरी में अवसर।
कांग्रेस की योजना में अस्पृश्यों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की बात थी। लेकिन उस समय न तो कोई आरक्षण नीति थी, न ही भर्ती में भेदभाव रोकने का कोई कानून। आम्बेडकर ने दस्तावेज पेश किए कि कितने जिलों में सरकारी पदों पर एक भी अस्पृश्य नियुक्त नहीं था। उदाहरण 3, मंदिर प्रवेश। कांग्रेस ने मंदिर प्रवेश की बात तो की, लेकिन कोई कानूनी आदेश जारी नहीं हुआ। कई जगह ऊंची जातियों ने खुले तौर पर मंदिर में अस्पृश्यों के प्रवेश का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने इस विरोध को शांत करने के बजाय टालने की कोशिश की, ताकि ऊंची जातियों की नाराजगी न झेलनी पड़े। आम्बेडकर ने इसे साफ शब्दों में राजनीतिक कायरता कहा। उदाहरण 4, पूना पैक्ट के बाद का प्रतिनिधित्व। आम्बेडकर ने यह भी दिखाया कि पूना पैक्ट के बाद चुने गए अस्पृश्य प्रतिनिधियों में से ज्यादातर कांग्रेस के प्रति वफादार थे और ऊंची जातियों की लाइन पर चलते थे। उन्होंने सवाल उठाया, अगर प्रतिनिधि स्वतंत्र होकर अपनी जाति के हित की बात नहीं कर सकते, तो यह प्रतिनिधित्व किस काम का? जनता की प्रतिक्रिया। अस्पृश्य समाज के कई लोग कांग्रेस की योजना से शुरू में प्रभावित हुए, लेकिन कुछ ही महीनों में यह मोहभंग में बदल गया। गांवों में लोग कहते थे, नाम तो हमारा लिया, पर फायदा एक भी नहीं मिला। आम्बेडकर का निष्कर्ष। आम्बेडकर ने कहा, यह योजना कांग्रेस के लिए सिर्फ नैतिक दिखावा है और अस्पृश्यों के लिए खोखला सपना। उन्होंने इसे उस समय के राजनीतिक इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय करार दिया। अब साथियों, अगले हिस्से भाग 5, गांधी, कांग्रेस और असली मंशा में हम देखेंगे कि आम्बेडकर के अनुसार कांग्रेस की इस योजना के पीछे असली मंशा क्या थी और क्यों यह सिर्फ राजनीतिक लाभ का साधन बनकर रह गई। भाग 5, गांधी, कांग्रेस और असली मंशा। जय भीम साथियों। जब आम्बेडकर ने कांग्रेस की योजना की आलोचना की, तो उनका निशाना सिर्फ योजना की कमजोरियों पर नहीं था, वे यह भी बता रहे थे कि इस योजना के पीछे की असली मंशा क्या थी। यह मंशा सुनने में भले ही सुधार जैसी लगे, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य राजनीतिक था। कांग्रेस की रणनीति। 1930 के दशक में भारत की राजनीति का बड़ा सवाल था, किसके पास जनता का समर्थन है। कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई में राष्ट्र का प्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अस्पृश्य समाज को अपने साथ लाने में उसे मुश्किल आ रही थी, क्योंकि आम्बेडकर उनके अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। पूना पैक्ट ने कांग्रेस को एक मौका दिया। अब अलग निर्वाचक मंडल खत्म हो गया था और कांग्रेस के पास मौका था कि वह अस्पृश्यों को अपने वोट बैंक में शामिल करे। योजना का ऐलान इसी रणनीति का हिस्सा था, दिखाना कि कांग्रेस भी अस्पृश्यों के लिए काम कर रही है। गांधी का दृष्टिकोण। गांधीजी का मानना था कि जाति व्यवस्था को पूरी तरह तोड़ने के बजाय उसमें सुधार किया जाए। उनका विचार था, हरिजन हिंदू समाज का हिस्सा है और हमें उनके साथ भेदभाव खत्म करना है, लेकिन जाति की बुनियाद को नष्ट नहीं करना है। आम्बेडकर के लिए यह स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक जाति का ढांचा रहेगा, भेदभाव की जड़ें खत्म नहीं होंगी। राजनीतिक लाभ बनाम सामाजिक क्रांति। कांग्रेस के कई नेता मानते थे कि अस्पृश्यों के सवाल को बहुत आक्रामक तरीके से उठाने से ऊंची जातियों के समर्थक नाराज हो सकते हैं। इसलिए उनकी नीति थी, थोड़ा सुधार करो, ज्यादा प्रचार करो, सच्चे बदलाव की बजाय संतुलन बनाए रखो। इसका नतीजा यह हुआ कि जो सुधार दिखते थे, वे असल में आधे अधूरे थे और समाज में अस्पृश्यों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाते थे। आम्बेडकर की चेतावनी। आम्बेडकर ने कहा, अगर आप सिर्फ वोट लेने के लिए अस्पृश्यों का नाम लेंगे, लेकिन उनके जीवन में असली सुधार नहीं लाएंगे, तो यह धोखा है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस की यह चाल लंबे समय में अस्पृश्यों के लिए नुकसानदायक होगी, क्योंकि इससे असली आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। निष्कर्ष। इस भाग के अंत में एक बात साफ हो जाती है, आम्बेडकर कांग्रेस की मंशा को भांप चुके थे। उनके लिए यह योजना किसी भी तरह की सामाजिक क्रांति का रास्ता नहीं थी, बल्कि एक चुनावी रणनीति थी जो ऊंची जातियों और कांग्रेस दोनों के हित में थी। अब अगले हिस्से भाग 6, निष्कर्ष और आगे की राह में हम देखेंगे कि आम्बेडकर ने कांग्रेस की इस योजना के जवाब में अस्पृश्य समाज के लिए क्या वैकल्पिक रास्ता सुझाया और आगे की लड़ाई कैसे लड़ी। भाग 6, निष्कर्ष और आगे की राह।
जय भीम साथियों। हमने देखा कि कांग्रेस की योजना कैसे दिखावे की राजनीति बनकर रह गई। अब सवाल है, आम्बेडकर ने इस स्थिति में क्या किया? उन्होंने अस्पृश्य समाज को इस जाल से निकालकर असली मुक्ति की राह पर कैसे ले जाने की कोशिश की? योजना का असली मूल्यांकन। आम्बेडकर ने साफ कहा, अगर किसी योजना में न समय सीमा हो, न बजट हो, न जिम्मेदारी तय हो, तो वह सिर्फ कागज का टुकड़ा है। उनके लिए यह योजना एक नैतिक पर्दे की तरह थी, जो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए ओढ़ रखा था। अस्पृश्य समाज को चेतावनी। आम्बेडकर ने अस्पृश्यों को समझाया कि सिर्फ कांग्रेस के वादों पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। राजनीतिक अधिकारों के बिना सामाजिक सुधार अधूरा है। हमें अपने नेताओं और संगठनों पर निर्भर रहना होगा, न कि किसी और की दया पर। वैकल्पिक रास्ता। आम्बेडकर ने दो बड़े रास्ते सुझाए। एक राजनीतिक संगठन उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जैसी संस्थाओं के जरिए अस्पृश्य समाज को संगठित किया, ताकि वे अपनी राजनीतिक आवाज खुद बुलंद कर सकें। दो, कानूनी सुधार की मांग उन्होंने ब्रिटिश सरकार और बाद में भारतीय संविधान सभा में इस बात के लिए संघर्ष किया कि अस्पृश्यों के अधिकार कानून में सुरक्षित हों, न कि केवल नेताओं के भाषणों में। आंदोलन की दिशा बदलना। आम्बेडकर ने अस्पृश्य समाज से कहा कि हमें केवल जातिगत दमन के खिलाफ ही नहीं, बल्कि आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त होना होगा। उन्होंने चेतावनी दी, अगर हम शिक्षा, संगठन और संघर्ष के रास्ते पर नहीं चले, तो कोई योजना, कोई नेता और कोई पार्टी हमें मुक्त नहीं कर पाएगी। अध्याय का अंतिम संदेश। यह पूरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि दिखावे और असल बदलाव में फर्क समझना जरूरी है। राजनीतिक आजादी का मतलब सामाजिक बराबरी नहीं होता, जब तक हम उसके लिए संगठित होकर संघर्ष न करें। किसी भी आंदोलन में अपने नेताओं की मंशा को परखना उतना ही जरूरी है, जितना अपने दुश्मनों की पहचान करना। जय भीम ऑडियो बुक लाइब्रेरी के श्रोताओं, इस तरह पहला अध्याय हमें कांग्रेस की योजना के पीछे की सच्चाई, गांधी और कांग्रेस की असली सोच और आम्बेडकर के संघर्ष के शुरुआती कदमों से रूबरू कराता है। अब हम अगले अध्याय में जाएंगे, जहां यह लड़ाई और गहराती है और आम्बेडकर और कांग्रेस के बीच टकराव खुलकर सामने आता है। प्रिय श्रोताओं, आपने अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स के अध्याय 2 को सुना। इस महत्वपूर्ण रचना के माध्यम से हम इतिहास, सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल जय भीम ऑडियो बुक लाइब्रेरी को आपका समर्थन चाहिए, ताकि हम ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से प्रयास से यह संदेश दूर दूर तक पहुंचेगा और सामाजिक जागरूकता को बल मिलेगा। जय भीम। ब्लू हार्ट।